शैलेंद्र जी जोड़ राजस्थान पुलिस के अंदर आप जानते हो, और ये जो बराबर इससे बराबर के ऊपर ही चला गया है, ये भी आज की तारीख में खुद शिक्षे और बेटे को भी शिक्षे बना दिया। एक बाप ये कर सकता है। जैसे डॉक्टर सुमित जी ने बोला था ना कि हम लोग बीइंग ए फादर सूटकेस में लेके रुपए घूमते हैं कि बच्चों को कैसे कामयाब कर दे। सिर्फ एक पिता होने के नाते कह रहा हूं, 2 साल सीरियस हो जाइए। भारत में अपनी मर्जी से वो बेटा जॉब करेगा तो उसकी मर्जी है, वरना कोई ऐसा जॉब बना नहीं है कि जो उसको उतनी बड़ी सैलरी दे पाए जितनी केंद्र उसको दे रहा होगा। कितना टाइम हुआ इसको टोटल इसकी आईडी लगे हुए? 11 महीना 2023। ठीक है, कितना टाइम हो गया मोटा मोटा? 1.5 साल। 1.5 साल में सिर्फ बेटे के नाम पे अब तक हेल्थ के नाम पे, चूंकि आप सारे जुड़े हुए साथी हो, आप सब चूंकि पहले से यूजर हो, तो अब टोटल एक बिजनेस पे बात चलेगी, बिजनेस प्लानिंग पे बात चलेगी। और आप सबको पता है हमने सतपाल जी को बुलाया है, उसका मिशन क्या है? लोगो क्या है? तो इसका मतलब जो बात होगी आने वाले टाइम में वो टोटल किस तरफ जाने वाली है? बिजनेस की तरफ जाने वाली है, 100 करोड़ की तरफ जाने वाली है। तो पिछले 1.5 साल में आपके बेटे के नाम पे एग्जैक्ट अब तक बैंक में टीडीएस कटने के बाद कितने पैसे आए? 31 लाख। हेलो, भाई जिसको लगता है ना कि यार 1.5 साल में 0 से स्टार्ट होके 21 लाख ठीक ठाक इनकम है और मेरे को या मेरे बेटे को या मेरी बेटी को भी आना चाहिए, तो यार खुल के ताली बजा दो। अगर किसी का बेटा ले सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ? हम सबके बच्चे ले सकते हैं या नहीं ले सकते? जानकारियां ऐसा तो है नहीं कि इन्हीं की है और हमारी जानकारियां नहीं है सर। जिस दिन आप भी अपने बच्चे की शादी में कार्ड बांटोगे ना, तो 500 से 1000 लोग आपके यहाँ पे भी आने वाले हैं। यस या नो? आने वाले हैं या नहीं है? कोई 300, कोई 500, कोई 800 कार्ड बंटेंगे या नहीं बंटेंगे अपने घर में? इसका मतलब रिश्तेदारी और जानकारियां फ्रेंड सर्किल आप और हमारा भी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये सब ले सकते हैं ना तो हम भी ले सकते हैं। अब आएगा जब इस पूरे चमक में बाहर आएगी, पूरे चमक में बाहर आएगी। मेरा नाम रवि धवन है और मैं अभी मास्टर्स मैंने कंप्लीट किया फिजिकल एजुकेशन में। तो बिजनेस का तो मैं कुछ बता नहीं सकता आपको, पर मैं इसके बेनिफिट्स जरूर बता सकता हूँ जो मैंने खुद ने महसूस किए हैं। मैं स्पोर्ट्स फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो स्पोर्ट्स फील्ड में सबसे ज़्यादा अहमियत कोई रखती है बॉडी की रिकवरी रखती है। और जब तक आपकी बॉडी में प्रॉपर रूप से पानी की मात्रा पूरी नहीं होगी तो रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कोई भी मेरे दोस्त अगर जिम स्पोर्ट्स से कुछ भी करते हैं तो उनके लिए इतना बेनिफिशियल है कि आप सोच भी नहीं सकते। अपने नॉर्मल पानी पीते हैं तो वो उतना अपनी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाती है, उसको यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है सारा का सारा। पर जब अपने कैन वाटर ड्रिंक करते हैं तो 90% ऑफ द वाटर हमारी बॉडी कंज्यूम करती है और हमें हाइड्रेटेड रखती है। उससे हमारी मसल की रिकवरी, हमारी परफॉर्मेंस, हमारी फिटनेस सब में सुधार आता है। और बात रही बिजनेस की, तो अकाउंट डिटेल बताया कि पता है। और अब इतनी सेटिस्फैक्शन होती है ना देख के कि हाँ आज इतना चेक आ गया, आज इतना चेक आ गया। एक्साइटमेंट से भरा रहता है महीना कि हाँ पापा इस महीने इतने हैं, इस महीने इतने हैं। थैंक यू। आपको हार्डली इनवाइट करना चाहूंगा आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। हैप्पी वेलकम, जोरदार तालियों के साथ। आज हम मुफ्ती, मैं भी सतपाल सर को सुनने के लिए आया हूँ, तो ज्यादा अपने टाइम जाया नहीं करेंगे तालियों में। मेरा नाम शैलेंद्र है और पैसे से मैं राजस्थान पुलिस में हूँ। आज से 23 महीने पहले मैं एक बार जरूर पालिया जाऊंगा मिस्टर बालजी मन्ना के लिए, जिन्होंने ये कंसेप्ट मुझे दिया। जो लोग बोलते हैं जी फंसाना, कि अपने बड़ों को फंसाना पड़ता है, और मैं इनका बहुत निजी था, इन्होंने मुझे फंसाया था।
23 महीने पहले इनका सिर से आ चुका था, उसके बाद में की बात है। और ईश्वर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी कि मैंने इसको शुरू किया, मैं समझा और मैं फंसा। और फंसने के बाद में जो बात होती है कि मेरे घर में एक बहुत शानदार रिजल्ट आया। मेरे फादर इन लॉ साहब को लीवर कैंसर डायग्नोज हुआ और डॉक्टर ने 3 महीने का टाइम दिया था। और इस मशीन का पानी पीने के बाद में 6 महीने के बाद में उनका लीवर कैंसर है वो नेगेटिव डिटेक्ट हुआ था। तो उसके बाद में मैं हिल गया था अंदर से। अगर इस तरीके का रिजल्ट आए तो स्वाति ने कहा कि फिर तो ये एक मतलब ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा परोपकार का काम है, तो इसको करना चाहिए। और मैंने करना शुरू किया और ईश्वर ने मेरा साथ दिया। और रिजल्ट ये रहा कि पिछले 23 महीनों में मेरे साथ और मेरी टीम हमने मिलके 280 लोगों को इस परिवार में हम शामिल कर चुके हैं। 280 लोगों का मतलब समझते हैं सर? 280 लोगों का मतलब है कि लगभग 8.5 करोड़ का टर्नओवर गया है। यहाँ पे भी बहुत से लोगों का संक्रिया में 8.5 करोड़ का टर्नओवर गया होगा, लेकिन इस 8.5 करोड़ टर्नओवर में से मेरे वो 280 लोगों की वजह से उन लोगों के घरों में 3.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए मैं भेजने का माध्यम बनाऊं, ये एक परोपकार है कि नहीं है? ये अलग बात है कि मुझे इससे कोई ज्यादा खास फायदा नहीं हुआ कि मेरी 28 साल और 6 महीने की जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए की सैलरी है और पिछले 7-8 महीने से मैं 1.25 लाख से ज्यादा तो टैक्स कर रहा हूँ। क्या फायदा हुआ बताओ? 1 लाख मेरी सैलरी मैंने बड़ी मुश्किल से 28 साल में 1 लाख पे पहुंचा हूँ और मैं 1.25 लाख टैक्स कर रहा हूँ एनर्जी कैंकर की वजह से। कोई फायदा हुआ क्या है? सुभाष ने बोला लोगों को बताना है, बताया और बेनिफिट मिला कि पिछले अगर 23 महीनों में 280 मशीनों को डिवाइड करें तो पर मंथ 12 की एवरेज पड़ती है और 12 मशीनें बिकती है तो 36 लाख का मंथली टर्नओवर गया। जो बिजनेसमैन लोग हैं वो जानते हैं 36 लाख का मतलब क्या होता है कि मैंने सिर्फ एक मशीन खरीदी थी। अब मेरा तो मुझे कोई ज्यादा फायदा नहीं लगा। हाँ, ये अलग बात है कि पिछले महीने की 27 तारीख को मेरी पत्नी इसारिया ज्वेलर्स पे गई थी और वो 12 तोड़े सोना ले आई। मैंने कहा 1 लाख रुपए का यार रेट है, क्यों कर रही हो? ले आई थी 13.5 लाख का, क्या कर सकते हैं? मेरा क्या फायदा हुआ बताओ? कोई हुआ क्या? अब बाजी ने कहा कि लोगों को बताना है। अब लोग मेरे घर पे थोड़ी आएंगे, लोगों को घर पे थोड़ी आएंगे तो बाहर के जाना पड़ेगा ना। मैं पीलीभीत जाता हूँ, संगरिया जाता हूँ, हिसार जाता हूँ, सिरसा जाता हूँ। परसों मुझे उसके लिए 16 लाख रुपए की कार खरीदनी पड़ी। बताओ क्या फायदा हुआ मेरा? वो क्या? फिर आज है मेरी बेटी ने मुझे एक बात बोली थी। मेरी बेटी अभी 13 साल की है, 9th क्लास में पढ़ती है। पिछले महीने का 3,20,000 का चेक करता हूँ। मुझे क्या फायदा हुआ मतलब कि मेरी 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी की इनकम, और वो मुझे क्या बोलती है कि पापा इस तरीके से तो मैं छोटी मोटी अंबानी बन जाऊंगी। 13 साल की बेटी जब उसको ये पता चला कि उसका 3,21,000 का चेक है तो मेरे से क्या बोलती है कि इस तरीके से तो मैं छोटी मोटी अंबानी बन जाऊंगी। क्या फायदा हुआ? क्या ये फायदा लेना चाहते हैं आप सब? अब 2,79,000 की मशीन लेके पिछले 23 महीनों में 90 लाख से रुपए ज्यादा आ चुके हैं। 90 लाख रुपए से ज्यादा आ चुके हैं। पिछले 23 महीनों में जो भी मैंने सीखा उसमें से मेरे 7 सेंसिटिव पॉइंट कहूंगा मैं, मेरे समझ में आए कि वो जो पॉइंट आते हैं अपने इसको बोल सकते हैं वो 7 दिन या शुरुआती 7 दिन कि वो दिन जब हमारी जिंदगी में आए तो हमें उस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। और वो 7 दिन हर आदमी की जो भी इस बिजनेस में है उसकी जिंदगी में आते ही आते हैं। जिसमें पहला दिन जिसको अपने मान कर चलते हैं कि जिस दिन हम इस बिजनेस के लिए, इस मशीन के लिए आरटीजीएस लगाते हैं या इसका फॉर्म साइन करते हैं। सब लोग हैं जिनका आ चुका है जी, कोई ऐसे भी होंगे जिनके नहीं आया है। जिन यहाँ पे जो लोग हैं वो जिनके आ चुका है, ये बिजनेस बहुत कुछ देता है, बहुत बड़ा एक बिजनेस है, लेकिन पहले दिन इसको बिजनेस मान के नहीं करते। सपोज कीजिए कि हमने एक छोटी सी दुकान की है
तो जिस दिन हम दुकान करते हैं, उसका मुहूर्त करते हैं, उस दिन सुबह उठ के मंदिर जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, उसका मुहूर्त निकलवाते हैं। सही कह रहा हूँ? उस दिन 5 बजे उठते हैं, एक बार नहीं 2 बार नहाते हैं और बहुत सावधानी रखते हैं कि कहीं कोई अपशकुन ना हो जाए। और उस दिन हम नारियल वगैरह तुड़वाते हैं, पूजा करवाते हैं, दुष्टांत करवाते हैं, ये छोड़ो। लेकिन क्या इस बिजनेस को, इस मशीन को खरीदते टाइम आपके दिमाग में ये आया कि ये बिजनेस है? नहीं आता था शुरुआत में। लेकिन आज अगर जिन लोगों को अपने लेके आए हैं, तो आज के बाद में ये काम हमने करना है कि उनको मुहूर्त करवाना है। जब अगर कुछ लोगों ने मशीन ले ली, मान लो कि आप मशीन ले चुके और आपका पहला चेक आता है, कल से ही मानिए कि वो पहला दिन है जिस दिन आपने शुरू किया है, आपने क्या करना है कि जो चेक आपका आया बैंक में, उसको निकलवा के अपने घर में जो भी पवित्र जगह है, चाहे मंदिर मान लो या जो भी जिसकी पूजा करते हो, वहां पे उस पैसे को जरूर रखना है। उस ऊपर वाले को इस बिजनेस में हाजिर नाजिर करना है, क्योंकि वो सबकी अप्लाई की भी अप्लाई है। सही कह रहा हूं? कि एक फिल्म थी, शराबी फिल्म का एक डायलॉग था कि बाप बेटे दोनों संवाद कर रहे थे और बाप ने कहा कि इस दुनिया में लोगों को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए उनके स्विच अपने हाथ में रखने पड़ते हैं। तो सामने से जो हीरो है उसने जवाब दिया कि बेशक इस दुनिया में स्विच अपने हाथ में रखने होते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वो मेन स्विच है ना, वो उसके हाथ में, उसके ऊपर कर दिया ना तो स्विच धरे के धरे रह जाएंगे। आपकी अकल, आपकी नॉलेज, आपकी मेहनत आपको मुबारक हो, लेकिन मेन स्विच है उसको मान के चलना है। अगर उसको अपने साथ में लेके चले तो ये बिजनेस बहुत बुलंदियों पे आपको ले जा सकता है। तो सबसे पहली चीज है कि ईश्वर को इसमें हाजिर नाजिर करना, और वो फ्री है, वो हेल्प फ्री है। हो सकता है कि हमारी अप्लाई बिजी हो, लेकिन वो आपके लिए 24 घंटे फ्री रहेगा, वो हेल्प फ्री है। दूसरा सेंसिटिव, जब हम क्लोजिंग करते हैं, जब किसी मशीन का ऑर्डर आता है, चाहे अपने या अपनी टीम में, तो उससे कुछ देखने वाली बातें होती है कि उसको बन्ने टूए बाएं दाएं खब्बे सज्जे ऊपर नीचे कहां लगाएं और क्यों लगाएं, वो सब जानना होता है। कितने लोग हैं जो फार्म खुद लगाते हैं अपने टैग पे? हाथ मारिए एक बार। फार्म ऐसे कोई लोग हैं कि जल्दबाजी में 5-7 फार्म आए और लगने के बाद में पता चला कि 5,000 या 2,500 रुपए कट चुके हैं। है कोई? महेंद्र जी ने हाथ उठाया, कट चुके हैं क्योंकि पता नहीं था। और महेंद्र जी के तो मेरे ख्याल से 25,000 कटे थे, 5 फार्म उन्होंने लगाए थे। जबकि वो 5 फार्म अगर सही तरीके से लगाए जाते, उस टाइम सीख के लगाए जाते, तो एक सुविधा होती है फैसिलिटेटर की, और वो फैसिलिटेटर अगर लग जाता तो 25,000 बच जाते। ये सीखने की जरूरत है। तीसरा सेंसिटिव पॉइंट, जिस दिन मशीन आती है, तीसरा दिन जिस दिन मशीन आती है, तो वो मशीन जितनी जल्दी उसके उस व्यक्ति के घर में लग जानी चाहिए। यहाँ पे कुछ लोगों के अलग अलग मत है, आपको पता हो तो जब भी हनुमानगढ़ में कोई मशीन आती है तो मुझे उसका पता होता है कि किस नाम से मशीन आई है। सही कह रहा हूँ? और मैं ग्रुप में मैसेज डालता हूँ कि ये मशीन आ चुकी है, लगवा लीजिए। लेकिन कुछ लोगों का क्या मानना है कि उनका मानना है कि मशीन हमारे घर पे पहुंचाना वो तो कुरियर वाले का काम है, हम क्यों करें? तो ये बिजनेस हमारा बढ़ना है, कुरियर वाले का नहीं बढ़ना है। अगर वो मशीन 7 दिन तक कुरियर पर पड़ी रही और 7 दिन पहले अगर हम उसके घर में लगा दें, जिस व्यक्ति ने ऑर्डर किया है, तो वो 7 दिन में अगर 2 डेमो का भी रेशो दे तो 14 डेमो और ज्यादा नहीं दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? अगर वो ऐसी 10 मशीनें लेट हो जाए तो ये डेमो 150 से ज्यादा होगी, और 150 दोनों दिखाई जाएंगे तो रिजल्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और मशीन लाने के बाद में एक चेक भी आता है, 8 पॉइंट बनते हैं 13,000 के, तो वो भी देखने की जरूरत है कि ये 8 पॉइंट किस आदमी को गए, उसके अकाउंट में ये पैसे गए या नहीं। क्योंकि किसी भी आदमी के जब खुद की मेहनत करने के बाद में जब पहला 13,000 का चेक आता है ना, तब वो उसको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट देता है। और हो सकता है कि किसी वजह से उसकी केवाईसी है वो रिजेक्ट हो गई हो, कोई फोटो साफ नहीं हो चेक की, या आपके आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, तो वो चेक डिले हो गया हो। जितनी जल्दी हो सके वो पैसा उसके घर में जाना चाहिए। तो ये चीजें देखने की चीजें थर्ड सेंसिटिव देता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, जब कोई बड़ा फंक्शन आता है, बिग इवेंट, एक बड़ा फंक्शन और उसके ऊपर आपका किया गया जोरदार प्रयास आपको डैश नहीं बढ़ा सकता है।
और ये हमारी ग्रेट अप्लाइड मिस्टर सुभाष जी मंडल इसमें बहुत जोर से बोलते हैं कि जो भी आदमी बड़े फंक्शन की तैयारी करते हैं, आज तक अगर कोई अमृत कलश टीम का नाम है पूरे इंडिया में, तो उसके पीछे कोई एक वजह है, तो वो एक वजह है कि 600 किलोमीटर के रेडिएशन में कोई भी बड़ा फंक्शन हुआ तो वहां पे जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया उससे ज्यादा अमृत कलश बैठी है। यस और नो? यस। सुभाष जी मंडल बड़े लेवल पे मान लो लीडर है। आप सुभाष जी डाल को देखिए, बिल्कुल सिंपल आदमी है जो पिछले आलों का काम करते हैं, पिछले 15 साल से बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं थे, लेकिन आज वो सबसे बड़े हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रोल है कि वो लोगों को इवेंट में लेके बैठे। आज दार रहे थे ना, अजय जी सारण जिस महीने मैंने शुरू किया था, पहले फंक्शन में 15 लोगों को लेके गया था मैं, उस टाइम वो 2 बस से लेके गए थे। आज उनका ये रिजल्ट है। इसलिए मुकेश जी और आप इंद्र जी मंडा, मैं जो बस लेके गया था 15 लोग, उसमें से 2 लोग थे मुकेश जी और इंद्र जी मंडा। पहले बार में वो 2 लोग बैठे थे, लेकिन उसके बाद में अगस्त में हनुमानगढ़ में 600 लोगों का प्रोग्राम हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 200 लोग बैठे थे 600 में उनके, इसलिए आज उनका रिजल्ट है। ये तो नो, आज प्रदीप जी बुढ़ानिया का अगर रिजल्ट है तो हर प्रोग्राम में उनके बैठते हैं। आज के टाइम में अगर देखो महावीर जी नेरा, अनिल जी नेरा और खासकर नथु राम जी अग्रवाल आज एक अपने आप में बहुत बड़े बिजनेस है, 5 बड़े बिजनेस एक साथ रन करते हैं। कहने के लिए तो उनके पास टाइम नहीं हो सकता, लेकिन पहला हनुमानगढ़ में डेमो प्रोग्राम था, वो हनुमानगढ़ में आए, हनुमानगढ़ के 4 लोगों को लेके बैठा। दूसरे प्रोग्राम वो हिसार में था, वहां में भी वो लोगों को लेके आए। तीसरे यहाँ पे सतपाल सर का जनवरी में प्रोग्राम था, उसमें लेके आए। दिल्ली में जो यूसीबाई हुआ था उसमें लोगों को लेके बैठे। और पिछला जो अपना सबका एक बड़ा प्रोग्राम था ना, राइट टुगेदर, 2 बसें गई थी साहब बरसाना से उनकी, और उसी का रिजल्ट है कि स्टार्ट महीने में आज 5 में है। नथु राम जी अग्रवाल बहुत थोड़ा ज्यादा बिजी व्यक्ति है, लेकिन उसके बाद में भी वो 5 में 8 महीने में। तो ये रिजल्ट है कि एक बड़ा प्रोग्राम, उसके ऊपर किया गया आपका एक जोरदार प्रयास। कौन आदमी आ रहा है, कहां से आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, किस साधन से आ रहे हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है, वो चैलेंज ये आता है कि हम दिल्ली में प्रोग्राम होता है तो सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है, और अपनी तैयारी की हुई है 20 लोगों की, और अपने कहते हैं सुबह 3 बजे चलेंगे। और नए लोग जो हैं, उनको 3 बजे उठाना आसान है क्या? मैं क्या करता हूँ पता है आपको, आज तक मैंने 7 प्रोग्राम अटेंड किए हैं। मैं शाम को 6 बजे यहाँ से हनुमानगढ़ से कारों में, बस में या दाम में बिठा के ले जाता हूँ, हिसार में धर्मशाला में रोकता हूँ उनको, ताकि इकट्ठा ना करना पड़े सुबह 3 बजे, है ना। हिसार में धर्मशाला में जाके रोकता हूँ, वहां से सुबह 6 बजे निकलते हैं। जब भी कोई बच्चा अपने घर में होता है छोटा और पहली बार स्कूल में जाता है, तो अपने क्या कहते हैं कि टिफिन खाना, टॉफी खाना, मैडम झूला झुलाएगी, पापा लेने आएंगे। फिर भी वो कई बार जाता है और कई बार नहीं जाता। और वही बच्चा जब 8वीं में हो जाता है ना, तो पता है होमवर्क नहीं किया हुआ है, मैडम भी पीटेगी और मम्मा भी पीटेगी, लेकिन फिर भी जाता है। तो एक बार जो लोग अपने साथ में आते हैं, उनको आदत डलवानी है वहां पे जाने की, और अगर वो आदत पड़ गई तो आज उसके बाद में आज सुभाष जी मंडल को तो एक मैसेज डालना होता है सर, और ये जो हॉल है एक मैसेज पे भरा जा सकता है, उनके एक मैसेज पे, ये भी आपके साथ होने वाला है। और नेक्स्ट काउंसलिंग अपलाइन, अगर आप इस बिजनेस को एज ए बिजनेस कर रहे हो और महीने में अगर एक बार आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के टेबल पे आमने सामने बैठ के अपने बिजनेस को अगर उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते हो, तो ये हमारी गलती है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब सुभाष जी बड़े बिजी रहते थे, मेरा भी शेड्यूल बिजी रहता है, लेकिन उसके बाद में भी मैं देखता हूँ, एक बार सुभाष जी जब शुरुआत में थे, 8 दिनों से ये जोधपुर से आए थे, 8 दिन सीधा हिसार में उतरे थे, और उसके बाद में यहाँ से सीधा उनको मुंबई जाना था। तो मैं रेलवे स्टेशन पे 20 मिनट के लिए उनसे मिला था, और मैंने अपने बिजनेस की चर्चा की थी, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। जो भी आदमी अगर शुरू करता है अपनी अपलाइन के साथ बैठकर अगर एक महीने में एक बार आप आधा घंटे का टाइम नहीं निकाल सकते, तो फिर बिजनेस बढ़ने की
भी उम्मीद मत कीजिए कि अगर इतना ही टाइम नहीं है कि अप्लायंस के पास बैठ के आप काउंसलिंग कर पाए। नेक्स्ट वन इज, जब when right person comes, जिंदगी हो या ये बिजनेस, इसमें उभार तब आता है, ये बढ़ता तब है जब कोई सही किस्म का व्यक्ति इसको ज्वाइन करता है। लेकिन सही किस्म के व्यक्ति, राइट पर्सन इस बिजनेस में आते जरूर है, लेकिन हमारी कुपात्रता के चलते वो टिक नहीं पाते। क्योंकि अगर कोई सही किस्म का आदमी आएगा ना, तो शुरुआत में वो मनमानी करेगा। अगर कोई कामयाब आदमी है तो वो अपने पहले से कामयाब है, हो सकता है कि आपने शुरू किया हो तो आपका लेवल वैसा नहीं हो, वो ऑलरेडी करोड़पति है। सुभाष जी ने जब शुरू किया था, कड़वा सर भाई साहब ऑलरेडी 100 करोड़ का उनका टर्नओवर, और सुभाष जी तो उनसे उधार लेके मशीन भी उन्हीं से खरीदी थी। लेकिन आज ऊपर वाला ही जानता है कि आज इस 6 से 2 अगर कड़वा सर भाई साहब है, तो इसके लिए सुभाष जी ने कितने बड़े प्रयास किए कि उनके साथ उस लेवल का ही व्यवहार होना चाहिए, उस लेवल की बातें होनी चाहिए। अगर आप नहीं हो तो आप अपनी अप्लायंस से काउंसलिंग करें कि ये इस तरीके का व्यक्ति आया, मुझे क्या करना चाहिए। हो सके तो आप अपनी अप्लायंस जो उसके लेवल पे है आप मिलाइए एक बार उनसे, और इस बिजनेस की बारीकियों को समझवाइए उनसे। और नेक्स्ट और 7वां सबसे महत्वपूर्ण, इसको 7वें नंबर पे लिए रखा है क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। When you get reverse, then you expect। जब चलते चलते हमें वो मिले जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, आशा नहीं की, जो हम नहीं चाहते थे, उस कंडीशन में क्या करें, इसको 7वां दिन बोलते हैं। ये महीने में 1 बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, और एक दिन में भी 7 बार आ सकता है। कि जिस दिन आपको लगे कि यार 1 लाख रुपए तेरी तनख्वाह है, अच्छा खासा चल रहा है, क्या जरूरत है। The time when you feel you can quit, जब आप इसका दिल करे इस बिजनेस को छोड़ने का, तब क्या करें। वो 7वां दिन है और ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, और शुरुआत करने के शुरुआती 3 महीनों में मेरी एक भी क्लोजिंग नहीं हुई। मेरा बहुत मिल किया कि मशीन घर पे लगी हुई है, क्या फर्क पड़ता है। सुभाष जी ने जो बोला ना कि छोड़ने में जोर नहीं आता, ये तो लेकिन मैं काउंसलिंग की मैंने कि कहां गलती रही और मैंने उन गलतियों को सुधार किया। मैंने किताब पढ़ी, जिस किताब का नाम है मेरा चेंज किसने उठाया। 2 आप पढ़ना, बहुत ही यूनिक, बहुत ही आला दर्जे की किताब है, छोटी सी किताब है, आप ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में पढ़ सकते हो। उस किताब में राइटर ने लिखा, 2 चूहों की कहानी है उसमें। उस किताब में राइटर ने अपने पहले पेज पे प्रस्तावना जो होती है उसमें लिखा कि जीवन कोई सीधा या आसान गलियारा नहीं है जिसमें हम आसानी से और उन्मुक्तता से चलते रहें, बल्कि गलियारों की एक भूलभुलैया है जिसमें हमें अपना रास्ता खुद खोजना होता है। लेकिन कई बार हम भटक जाते हैं और अंधी गलियों में जाके रुक जाते हैं। लेकिन हमेशा यदि हमें आस्था है तो ईश्वर हमारे लिए नए द्वार खोल देता है। वो द्वार नहीं जिनके खुलने की कल्पना आपने की थी, बल्कि वो द्वार जो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि वही द्वार करे कि किसी व्यक्ति के पास आप जा रहे हो उसने ज्वाइन नहीं किया, हो सकता है ईश्वर उससे अच्छा व्यक्ति आपको देने वाला हो। एपीजे अब्दुल कलाम को सभी जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को सभी जानते हैं। देहरादून आए थे पायलट बनने के लिए, रिजेक्ट कर दिए गए, हरिद्वार में रुके और हरिद्वार में बाबा जी से मिले। तो बाबा जी ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ इससे बड़ा अच्छा सोचा हो, और हुआ कि नहीं हुआ। तो कोई आदमी अगर अपने साथ नहीं आता है तो हो सकता है कि ईश्वर ने हमारे लिए उससे भी कुछ बड़ा और कुछ अच्छा सोचा होगा। यस और नो? विपरीत परिस्थिति क्या है कि हम जाते हैं किसी आदमी के पास 400 किलोमीटर दूर और अपना बिल्कुल लीजिए कि जाते मशीन लगा देगा और सामने जाते तो सामने से जवाब दे देता है। विपरीत परिस्थिति है।
यस और नो? लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप एक आदमी पे टिक जाए। जिस आदमी ने मना किया है, तो बाजी ने एक बात और बोली ना कि मेरा खुद का भाई मेरे साथ नहीं आया था, लेकिन जब मैंने 5 लाख का चेक लाके दिया, लाके दिखाया, तो वो कहता है इसका बिजनेस कैसे चलता है? सही कह रहा हूं लड़की? ऐसा ही बात है। जिस आदमी ने भी आपको मना किया है, यहाँ पे गाल पे चांटा मार के आना कि आज तूने मना किया है, अगर मेरी जिंदगी में मैं ऐसा दिल लाके खड़ा ना कर दूं कि तू मेरे पास चल के आएगा कि यार मुझे भी बता देता, इतना अच्छा था। तो ये सुनो, विपरीत परिस्थिति कभी आए उस टाइम, विपरीत परिस्थिति का है। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, 3 महीने के बाद में कोई बंदा ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद में उसके साथ मेहनत करता हूँ, और मेहनत करने के बाद में रिजल्ट उसको 10 ज्वाइनिंग उसकी हो जाती है, उसको धैर्य बना देता हूँ, और धैर्य बनाने के बाद में वो छोड़ जाता है। सोचिए, किसी आदमी के ऊपर आपने पूरा जोर लगाया और वो धैर्य बन गया और वो छोड़ जाता है बिजनेस को, कैसा लगेगा? ऐसा होता है कई लोगों के साथ कि लोगों को अपने धैर्य बोले बना देते हैं, उसके बाद में भी वो छोड़ जाते हैं। ये छोड़ो अपने अपने काम, ये विपरीत परिस्थिति है। और उस कंडीशन में टिकने को, मुझे जब वो धैर्य छोड़ के गया मुझे बुरा लगा, लेकिन सुभाषी से जब मैंने काउंसलिंग की तो उनको कोई ज्यादा फील नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था ये 7वां दिन है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, अब उसके लिए करना है, उसको दिखाने के लिए। और आज आपके सामने रिजल्ट है या नहीं है? ये तो छोड़िए, हो सकता है कि कोई आदमी 4 हो, कोई 5 हो, आपने किसी को 6 भी बना दिया हो, और चाहे वो खुद की 10 ज्वाइनिंगों से भी कुछ 6 से बनाओ, बाकी सारी मेहनत आपकी हो, वो भी आपको छोड़ सकता है। खुद की 10 ही ज्वाइनिंग है, 90 ज्वाइनिंग आपने दी है उसको, और वो 6 से बना है, लेकिन वो 6 से बन गया, कागजों में तो 6 है कि नहीं है, वो भी छोड़ सकता है। 7वां दिन, उस दिन भी आपको ये सोच के चलना है कि ये 7वां दिन है। यस और नो? आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक स्टोरी के साथ में आपको रिलेट करवाना चाहूंगा। मुझे संपादक, मुझे मेरा बचपन बहुत अच्छा लगता है, बहुत याद आता है आज भी। हालांकि मेरा बचपन कोई ज्यादा बचपन नहीं था, मैं एक मिडिल किसान परिवार से, साधारण किसान परिवार से 5 भाई बहनों में सबसे छोटा बच्चा था। मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार चप्पल पहनी थी जिस टाइम मैं 5वीं क्लास में था, और वो चप्पल मैंने एक ही दिन पहनी थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्लास के बाद चप्पल खोल के अंदर टाट पट्टियों पे बैठने का दौर था। कितने लोग गुजरे उस दौर से? होता था ना? तो चप्पल बाहर खोली हुई होती थी, और हमारे स्कूल में एक ट्रेंड था कि जैसे ही सारी छुट्टी की घंटी लगेगी तो सबसे पहले 200 मीटर दूर हमारा क्लासरूम था, मेन रोड से, गेट से। तो गेट से बाहर मेन रोड पे सबसे पहले कौन दौड़ के जाएगा, और उसमें मैं हमेशा पहले नंबर पे आता था। तो मेरा तो रूटीन था, जैसे ही घंटी बजी, मुझे याद ही नहीं आया कि आज चप्पल पहन के आया था, नंगे पैर दौड़ गया। और जब घर पे गया और माँ ने पूछा, आवाज आ रही है? जब घर पे गया और माँ ने पूछा कि चप्पल कहाँ है, तो आते वक्त मैं उसेन बोल्ट से भी ज्यादा तेज गति से दौड़ा था। उस टाइम मेरे साथ में अगर उसेन बोल्ट भी होता तो मैं उसके पीछे छोड़ देता, और वो चप्पलें मुझे नहीं मिली। मेरी जिंदगी में 8वीं क्लास तक मुझे नए कपड़े सिर्फ ननियाल जाने पर ही मिलते थे, क्योंकि 4 भाइयों का मैं सबसे छोटा भाई था, और किसी न किसी भाई के कपड़े वो छोटे हो जाते थे, क्योंकि कपड़े मेरी माँ ही सिल के देती थी, तो उनको सही करके वो कपड़े मुझे दे दिए जाते थे। होता था या नहीं होता था? मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था, और ये बात मुझे बहुत दर्द लगता था। मुझे लगता था कि मेरे पापा मुझे सबसे कम प्यार करते हैं, ये सब मुझे लगता था। हालांकि वो करते नहीं थे, मुझे लगता था कि मेरे पापा मुझे सबसे कम प्यार करते हैं। जब भी नए भाई, बड़े भाइयों को नए कपड़े दिए जाते थे तो मुझे बड़ा दर्द होता था कि नए मुझे क्यों नहीं मिले। मेरे पापा स्कूल में अगर बात करें तो कोई भी एनुअल फंक्शन होता था, 26 जनवरी होती थी या रिजल्ट आता था, तो उस दिन सबके पापा आते थे, लेकिन मेरे पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मैं उनसे बोलता था
वो कभी नहीं आते थे और मुझे बहुत दर्द होता था, दुख होता था, मुझे लगता था कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। एक बार मेरे स्कूल में जो गेम्स डे होता है, गेम्स डे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता थी, सभी बच्चे भाग ले रहे थे और सभी बच्चे भाग ले रहे थे और बड़े खुश थे कि उनके पापा हैं वो उस प्रतियोगिता में उनका गेम देखने के लिए आ रहे थे। लेकिन मैं किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा था क्योंकि मैं सारे गेम खेलता था, किसी गेम में मैं अच्छा नहीं था। लेकिन तभी मुझे पता चला कि एक ऐसा गेम है जिसमें मैं भाग ले सकता हूँ और वो गेम था दौड़, और दौड़ने में तो मैं अव्वल था। मुझे लगता था कि ये गेम है, ये दौड़ में जीत जाऊंगा तो मेरे पापा मेरे लिए स्कूल में आएंगे। मैं उसकी तैयारी करने लगा, मैंने नाम लिखवा दिया उस दौड़ के लिए और नाम लिखवाने के बाद में जिस दिन एनुअल गेम्स डे था, पहली शाम को मैं अपने पापा के पास गया। उससे घर के बाहर गोड़ समझते थे, गोड़ में चारपाई पे लोग बैठ के इकट्ठा होके हुक्का पीते थे। मेरे पापा उस भीड़ में, उस मोहल्ले की हथाई में बैठे हुए थे। मैंने धीरे से उनके पास आके खड़ा हुआ। थोड़ा देर खड़ा रहने के बाद में पापा ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा कल मेरे स्कूल में गेम्स डे और मैं एक रेस में भाग ले रहा हूँ, आपको वहां पे आना है। और रिजल्ट नतीजा वही रहा जो मुझे उम्मीद थी। 2 मिनट वेट करने के बाद में उन्होंने कहा कि चल जाके सो जा। मुझे बड़ा बुरा लगा। दूसरे दिन सभी बच्चे तैयार थे, मैं भी उस रेस के लिए तैयार था, लेकिन सभी बच्चों के पापा आए हुए थे उनका हौसला अफजाई करने के लिए, लेकिन मुझे मेरे पापा दिखाई नहीं दे रहे थे। सभी बच्चों को लाइन पे खड़ा कर दिया गया और योर मार्क्स गेट सेट किया गया और जैसे ही सेट किया गया मैंने सामने देखा तो भीड़ में मेरे पापा मुझे दिखाई दिए, वो सामने खड़े हुए थे। मैं बड़ा एक्साइटमेंट हुआ और जैसे ही गेट सेट कौन हुआ मैं दौड़ा, लेकिन एक्साइटमेंट में मैं गिर गया। मैं फिर उठा और मैं फिर दौड़ा, लेकिन मैं फिर गिर गया। मैं फिर उठा और फिर दौड़ा और मैं फिर गिर गया। मैं फिर उठा, मैं फिर दौड़ा और फिर मैं गिर गया। मैं फिर गिरा और जब उठा तो मैंने देखा बाकी के बच्चे हैं वो लाइन क्रॉस कर चुके हैं जीतने वाली, और उस दिन मैं दौड़ा नहीं, मैं धीरे धीरे चलने लगा। मेरे पापा तेज कदमों से मेरे सामने आ रहे थे और मैं गर्दन झुका के उनके सामने जा रहा था। और जैसे ही वो मेरे पास आए मैंने कहा कि पापा आई एम सॉरी, मैं आपको जीत के नहीं दिखा पाया। मेरे पापा ने मुझे गले से लगा लिया और मैं रोने लगा। उन्होंने कहा बेटा कौन कहता है कि तू नहीं जीता? लोगों के बच्चे तो एक बार जीते हैं, मैंने देखा है कि मेरा बेटा 5 बार जीता है। वो हर बार जीतने के बाद में जीतने के लिए प्रयास करता रहा। और बेटे को लोग स्कूल में अपने स्कूल की दौड़ में जीते हैं, लेकिन एक दिन मेरा बेटा जिंदगी की दौड़ में मुझे दौड़ के दिखाएगा और जीत के दिखाएगा। आज जब ये लड़का उस दौड़ में जीत रहा है, लेकिन मेरे पापा उस दौड़ को देखने के लिए नहीं है। दोस्तों, हर वो आदमी जीत सकता है, हर वो आदमी जीत सकता है जो गिर के उठने का साहस करता है और उठ के तोड़ने का साहस करता है। वो फिर गिरेगा और वो फिर उठेगा, जो फिर गिरेगा फिर उठेगा, फिर तोड़ेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर तोड़ेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा और फिर तोड़ेगा। वो हर आदमी जीत सकता है, लेकिन आपके पापा के जीते जी इस दौड़ को आप जीत के दिखा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार फिर से बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच। पीछे वाले आगे आ जाओ जो चेयर पड़ी है ना। और इंद्र भाई आप सब, अजीत भाई इसको यहाँ पे सेट करते हैं। आपको देखें नानक जी यहाँ पे इस पे करना है, नीचे लगाना है। ठीक, पीछे मतलब नहीं है, स्क्रीन पे चलेगा ना सारा कुछ।